हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए हम आज बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बिल के बारे में, जिसका नाम है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। ये कल ही यानी 12 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से पास हुआ। अब यह प्रेसिडेंट के पास जाएगा और जब प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो यह एक्ट बन जाएगा। लेकिन आगे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा पुराने एक्ट के अनुसार क्या प्रोविजंस किए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो पुराना एक्ट को हम समझ लेते हैं। पुराने एक्ट यानी 1991 का एक्ट का नाम था द इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के क्या प्रोविज़न किए गए थे। इलेक्शन कमीशन को रखा गया था आर्टिकल 324 के अंदर, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में मेंशन था द इलेक्शन कमीशन। इसका कंपोजिशन कैसा होना था? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, ये प्रोविज़न था। और इलेक्शन कमिश्नर्स कितने नंबर में होंगे, कितनी संख्या होगी उनकी, ये डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, पुराने एक्ट के अनुसार। और सैलरी, ये इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट होती है पुराने एक्ट के अनुसार। और इनका अपॉइंटमेंट यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। लेकिन अपॉइंटमेंट प्रोसेस का प्रोविज़न पुराने एक्ट में नहीं किया गया है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि ये इलेक्टोरल रोल्स तैयार करता है और इलेक्शन कंडक्ट कराता है। किस किस चीज़ की इलेक्शन कंडक्ट कराता है, कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन? पार्लियामेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स का कराता है, और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। तो ये सारे इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब जो नया बिल आया है इसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, इसका फीचर क्या है, ये हम समझते हैं। इसमें भी इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन वैसे ही रखा गया है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। वर्तमान में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। लेकिन बिल में भी रखा गया है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। इलेक्शन कमिश्नर्स कितनी संख्या में होंगे ये तय करेगा प्रेसिडेंट, और समय समय पर पीरियोडिकली इलेक्शन कमिश्नर्स की संख्या को रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट के बारे में अभी क्या प्रोविज़न किया गया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेगा। लेकिन नए बिल में, अभी के बिल में ये प्रोविज़न किया गया है कि ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी पर करेगा। मतलब जब सिलेक्शन कमेटी, ये अभी के बिल में लाया गया है सिलेक्शन कमेटी, नया टर्म, सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है? इसमें पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब पर्सन को इंटीग्रल होना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रिटी का फीचर होना चाहिए उसके अंदर, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स या चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना जाएगा उसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, मतलब इलेक्शन को कंडक्ट कराने का ज्ञान होना चाहिए और उसका अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और एक नया टर्म लाया गया है, मतलब नया कंडीशन रखा गया है कि जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर होगा उसको सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, या फिर जो करंटली सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है या रह चुका है उसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। तो ये 2 कंडीशंस हैं। एक तो इलेक्शन को कंडक्ट कराने का अनुभव होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए कि कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, और दूसरा उसको इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होना चाहिए या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होना चाहिए।
मतलब या तो सेक्रेटरी होना चाहिए या फिर सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट रैंक का होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस रखे गए हैं। अब टर्म एंड रीअपॉइंटमेंट का क्या कंडीशन रखा गया है? पहले की तरह ही 6 साल का होगा, ठीक है, टर्म, और या फिर 65 साल का होगा। मतलब इनमें से जो भी पहले लागू होगा वही है टर्म। ठीक है, लेकिन एक बार जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा और जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, 6 साल की अवधि खत्म हो जाएगी, तो वह दोबारा नहीं चुना जाएगा, री इलेक्शन नहीं होगा, मतलब वो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा उसका। सैलरी और पेंशन का क्या प्रोविज़न है? इस बिल में सैलरी अलाउंस और कंडीशन ऑफ सर्विस ये कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर रखा गया है। ठीक है, पुराने बिल में तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के बराबर रखा गया था, लेकिन इसमें उसको डी ग्रेड कर दिया गया है, अब वो कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट रखा गया है। और जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर होगा वो पेंशन विदड्रॉ कर सकता है या रिटायरमेंट बेनिफिट्स विदड्रॉ कर सकता है। ठीक है, जब भी पहले जिस सर्विस में था उस सर्विस से रिलेटेड पेंशन और रिटायरमेंट विदड्रॉ कर सकता है, ये छूट दी गई है। और रिमूवल का क्या प्रोसीजर है इस बिल में? सेम प्रोसीजर होगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया जाता है या रिमूव किया जाता है, और उसके लिए जो मैनर रखा गया है वही मैनर इलेक्शन कमिश्नर्स के इम्पीचमेंट या रिमूवल में भी प्रयोग किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे रिमूवल शब्द ज़्यादा सही है, रिमूवल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और जब इलेक्शन कमिश्नर, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जो मैनर यूज़ किया जाता है वही मैनर यूज़ किया जाएगा। लेकिन जब कोई इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाएगा तो उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन लिया जाएगा, उसकी सिफारिश ली जाएगी। लेकिन इसमें कुछ इशूज़ हैं। क्या क्या इशूज़ हैं ये थोड़ा तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब इसके इशूज़ को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंडिपेंडेंसी को लेकर के इशूज आ रही हैं इस बिल के अंदर। ठीक है, बहुत सारे क्रिटिक्स कह रहे हैं कि अब नए बिल में सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया है वो उसके ऊपर गवर्नमेंट का डोमिनेंस है, मतलब गवर्नमेंट उसमें हावी हो रही है, जो इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस पर एक खतरा है। ठीक है, मतलब उसकी अब इंडिपेंडेंस रही नहीं, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट के हाथों में आ गई है। पहले जो इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करती थी वो अब इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, ऐसे क्रिटिक्स कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि एम्बिग्युइटी है। एम्बिग्युइटी मतलब इसमें स्पष्टता नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें यह रखा गया है कि जब वैकेंसी होगी, एम्बिग्युइटी क्यों होगी, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज़ बताना भूल गया कि इसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एवं इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया, उसमें सिलेक्शन कमेटी शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब इसमें एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी जो रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, अब ये सिलेक्शन कमेटी का कंपोजिशन कैसे होगा? इसमें 3 लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लस कैबिनेट मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन, या लीडर ऑफ अपोजिशन अगर एब्सेंट है तो उसकी जगह पर लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब एक पीएम होंगे, दूसरा एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। यदि लीडर ऑफ अपोजिशन अगर नहीं है तो कोई भी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का लीडर, तो कंपोजिशन इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब एम्बिग्युइटी के बारे में समझते हैं। एम्बिग्युइटी, क्रिटिक्स कहते हैं कि इसमें एम्बिग्युइटी बहुत ज़्यादा है। अब कैसे है? क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी बनाए जाने का प्रोविज़न है, इस सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन इसमें यह भी प्रोविज़न किया गया है कि इनमें से अगर कोई सदस्य की सीट वैकेंट है तब भी कमेटी के रिकमेंडेशन को माना जाएगा, मतलब वैलिड माना जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, ये कहते हैं क्रिटिक्स। ठीक है, और इस कमी की वजह से मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है सिलेक्शन प्रोसीजर में।
फिर सैलरी को लेकर के क्या इशू है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के सैलरी को कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट रखा गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी के सैलरी को कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। लेकिन पुराने एक्ट के अनुसार सैलरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू डिसाइड होता था, ठीक है। लेकिन अब सैलरी डिसाइड करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है इस बिल में। दूसरा इशू क्या आ रहा है, दूसरा इशू है क्वासी जुडिशियल फंक्शंस, इसको लेकर के भी इशूज हैं। क्यों, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स ये क्वासी जुडिशियल फंक्शन भी करती थी, ठीक है। लेकिन जब सिलेक्शन प्रोसीजर चला गया है गवर्नमेंट के हाथों में, ठीक है, और जब इसको कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक के इक्विवेलेंट बना दिया गया है, तो अब क्वासी जुडिशियल फंक्शंस भी इनके हाथों से चला गया है। क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई इशूज के बारे में। अब हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 1946 में बनाया गया था, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, उसका ओपिनियन क्या था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मानना था कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अपॉइंटमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर जी सुझाव देंगे प्रेसिडेंट को, तो उसके आधार पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स का। ये मानना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और B.R. अम्बेडकर जो संविधान के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं, इनका भी मानना था कि इलेक्शन मशीनरी यानी चीफ इलेक्शन और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने की जो मशीनरी होगी, जो मैकेनिज्म होगा, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होना चाहिए। B.R. अम्बेडकर का यह मानना था। मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का क्या मानना था, इनका मानना था कि पार्लियामेंट के डिस्क्रेशनरी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए पार्लियामेंट के डिस्क्रेशनरी से। ये मानना था, मतलब पार्लियामेंट से ही ये अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ये मानना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या ओपिनियन था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आइए अब आगे हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मतलब इसके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव यानी सिर्फ सरकार अपॉइंट नहीं करनी चाहिए इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को, ठीक है। मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से बाहर होना चाहिए, ये मानना था सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिलेक्शन प्रोसेस ज़रूर होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन कमिश्नर्स का। और अपॉइंटमेंट को लेकर के क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंटमेंट होना चाहिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। और सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए ऑफ लोकसभा, और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया था सरकार को कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी कमेटी होनी चाहिए, सिलेक्शन कमेटी इनके द्वारा फॉर्म होना चाहिए। लेकिन बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं लिया गया, इनको बाहर रखा गया, और बिल में सिर्फ 3 लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के विचार हमने समझे और हमने देखा
कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या ओपिनियन था, क्या इशूज़ हैं इस बिल में, क्रिटिक्स क्या कहते हैं, और इसका फीचर क्या है नए बिल का ये, और पुराना एक्ट के अनुसार क्या प्रोविज़न था, ये हमने देखा। आई होप इस बिल के रिगार्डिंग आपके सारे कन्फ्यूजन ख़त्म हो गए होंगे। थैंक्स अ लॉट।